हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं किंग ऑफ न्यूयॉर्क के बारे में, जो कि 1990 में आई बेहद ही दिलचस्प मूवी है। इसमें आप एक गैंगस्टर देखने वाले हैं जो 14 साल का वनवास काटकर एक बार फिर से अपने अड्डे पर लौटा है। लेकिन अब इसके अड्डे पर दूसरे गैंगस्टर ने कब्जा कर लिया है। तो अब क्या करेगा फ्रैंक? क्या अब वो अपनी हुकूमत वापस से जमा पाएगा? चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस दमदार कहानी की शुरुआत में हम एक माफिया को जेल से रिहा कर रहे हैं। इस माफिया का नाम फ्रैंक है, जो आज से 14 साल पहले न्यूयॉर्क सिटी में कई अवैध धंधों का मालिक हुआ करता था, जिसने ड्रग से लेकर प्रोस्टिट्यूशन तक के धंधे किए थे, जिसके चलते उसे जेल जाना पड़ा। लेकिन दोस्तों, आज 14 साल के वनवास के बाद वो वापस लौटा है। जेल से रिहा होने के बाद फ्रैंक बिना वक्त जाया किए वापस से अपने जुर्म के अड्डे पर लौटता है और देखता है कि उसके पीछे अब कुछ चीनी और कोलंबियाई ड्रग तस्करों ने कब्जा जमा लिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, फ्रैंक के प्रोस्टिट्यूशन के धंधे को भी इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। और अब फ्रैंक का खौफ भी अब इस शहर में नहीं रहा है। दूसरी तरफ शहर में कोलंबियाई प्रोस्टिट्यूशन के धंधे का मालिक हड़बड़ाता हुआ पीसीओ में फोन करने के लिए पहुंचता है। लेकिन तभी वहां कुछ लोग आते हैं और उसे गोलियों से भून डालते हैं और मारने के बाद उसको एक न्यूज आर्टिकल दिखाते हैं जिसमें लिखा था कि फ्रैंक अब आजाद हो चुका है। इधर एक होटल में जिमी नाम का आदमी ड्रग डीलर टीटो से डील फिक्स कर रहा था। लेकिन जिमी इतना बोलता है कि ड्रग डीलर टिटो उसकी कचर पचर से तंग आकर ड्रग की कीमत 10 गुना बढ़ा देता है। जिमी ये सुनकर परेशान हो जाता है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह डील फिक्स कर देता है और पैसों से भरा बैग उसके पास रखता है। लेकिन बैग खोलते ही ड्रग डीलर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि बैग में एक भी रुपया नहीं था, बल्कि उसमें खाली ड्रग्स के पैकेट पड़े हुए थे। ये देखकर वो गुस्से से बैग को बंद कर देता है। पर तभी जिमी अपने आदमियों के साथ मिलकर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है और ड्रग डीलर मारा जाता है। और इसके बाद जिमी होटल के दूसरे कमरे में पहुंचता है और एक आदमी से कहता है कि काम हो गया। तब कैमरा इस आदमी पर झूम होता है और हमें पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक ही है। और फ्रैंक के कहने पर ही जिमी ने उस ड्रग डीलर के साथ उस कोलंबियाई प्रोस्टिट्यूशन के मालिक का मर्डर किया है। यानी जिमी कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक का ही आदमी है। जिमी मर्डर के साथ साथ ही उसकी कोलंबियाई प्रोस्टिट्यूशन के धंधे के मालिक और ड्रग डीलर टिटो की प्रॉपर्टी और सभी पैसे भी लेकर आया था, जिस वजह से फ्रैंक बहुत खुश होता है। और इस जीत पर फ्रैंक और उसके आदमी झूमने लगते हैं। पर तभी जिमी फ्रैंक को याद दिलाता है कि उसकी डेलोसियो नाम के एक मिडिलमैन के साथ सेटिंग है। फ्रैंक भी डेलेसियो से मिलने के लिए एक्साइटेड था, इसलिए ये लोग जल्दी से मीटिंग वाली लोकेशन पर पहुंचते हैं। इस जगह पर शहर के बड़े बड़े राजनेता, वकील और दूसरे लोग मौजूद थे। लेकिन फ्रैंक बिना डर के अंदर घुस जाता है और हैरानी की बात यह है कि बड़े बड़े राजनेता, वकील भी फ्रैंक का स्वागत करते हैं और फ्रैंक डेलेसियो को ऐसे जताता है जैसे उसको बिजनेस फिर से शुरू करना है। इसलिए वो डेलेसियो से कहता है क्ले के साथ मीटिंग फिक्स करो और खुद जेनिफर के साथ मेट्रो में चला जाता है। इधर डेलेसियो फ्रैंक का मैसेज लेकर क्ले के पास पहुंचता है, लेकिन क्ले कोई मीटिंग न फिक्स करते हुए उसे वहां से भगा देता है, क्योंकि डेलेसियो ने कहीं उसका मजाक उड़ाया था। इसलिए गुस्से में आकर वो डेलेसियो को वो बाहर निकाल देता है। इधर मेट्रो में जेनिफर और फ्रैंक का कार्यक्रम चालू था। तभी यहाँ पर कुछ चिंदी चोर आते हैं, जो वैसे तो जेनिफर और फ्रैंक को ठगने के लिए आए थे, लेकिन जैसे ही ये लोग फ्रैंक के हाथ में गन देखते हैं, वैसे ही खुद थर थर कांपने लगते हैं। लेकिन फ्रैंक इन्हें मारने की जगह कुछ पैसे देता है और होटल में मिलने के लिए बुलाता है। और फ्रैंक भी वापस होटल में आ चुका था और यहाँ पर आकर फ्रैंक को पता चला कि क्ले ने उसके ऑफर को ठुकरा दिया है। इसलिए फ्रैंक खुद क्ले से मिलने के लिए जाता है। इस जगह पर पहले से क्ले और उसके कुछ बिजनेस पार्टनर पहले से ही बैठे हुए थे। फ्रैंक यहां आता है और क्ले से उसको उसके बिजनेस में शामिल करने के लिए कहता है, लेकिन क्ले उसको अपने बिजनेस में शामिल करने से मना कर देता है और साथ ही मजाक भी उड़ाता है, जिस वजह से फ्रैंक को गुस्सा आता है और वो बंदूक निकालता है और क्ले को यहीं मार गिराता है। फ्रैंक क्ले को तब तक गोलियां मारता है जब तक उसकी जान नहीं जाती। ये देखकर बाकी बिजनेसमैन डर जाते हैं और क्ले की बॉडी देख फ्रैंक को अपने बिजनेस में शामिल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर फ्रैंक मेयर से मिलकर हॉस्पिटल की फंडिंग के बारे में पूछता है। दरअसल शहर में एक अस्पताल है जो फंडिंग की वजह से लंबे समय से बंद है, जिस वजह से लोगों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फ्रैंक ऐसा नहीं चाहता था। लेकिन जब मेयर फंडिंग के लिए इनकार करता है तो फ्रैंक खुद ही $16 मिलियन इकट्ठा करने में लग जाता है और फ्रैंक शराब की टेबल पर आता है और वाइन पीने लग जाता है। और तभी यहां मौजूद तीनों डिटेक्टिव टॉमी रॉय और डेनिस फ्रैंक को पकड़कर ले जाने लगते हैं।
और फिर फ्रैंक का वकील इन तीनों डिटेक्टिव को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये तीनों वकील को इग्नोर करते हुए फ्रैंक को एक सुनसान जगह ले जाते हैं और कार में रखी एक बॉडी दिखाते हैं। लेकिन फ्रैंक इस बारे में कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन जासूसों को शक था कि शहर में 3 गैंगस्टर्स का मर्डर हुआ, उनके पीछे फ्रैंक का ही हाथ है, क्योंकि उसके रिहा होने के बाद ही ये हत्याएं हुई हैं। पर दोस्तों, क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं है, तो ये लोग फ्रैंक को यहीं छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ फ्रैंक के गैंग का सदस्य वॉन्ग नाम के चाइनीज डीलर को मनाने की कोशिश करता है। वॉन्ग मान भी जाता है, लेकिन सारा पेमेंट कैश में करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता था कि फ्रैंक के पास अभी इतना पैसा नहीं है कि वो रोकड़ा दे। इसलिए फ्रैंक उसे फेस टू फेस मीटिंग की बात रखता है। इधर जिमी एक होटल में बूढ़ी औरत और उसके पौतों की कुछ पैसे देकर मदद करता है, लेकिन यहाँ पुलिस पहुंच जाती है और जिमी को धर लेती है, क्योंकि उसने कोलंबियाई लोगों को मारा है। इसके अलावा पुलिस जिमी को फ्रैंक के गवाह के तौर पर भी देख रही थी। यही फ्रैंक वॉन्ग के साथ हॉस्पिटल में पहुंचता है, जिसमें फंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत थी। फ्रैंक वॉन्ग से कहता है कि हमें एक साथ काम करना चाहिए, लेकिन वॉन्ग अब भी पूरा पेमेंट कैश में मांगता है। और इसके बाद फ्रैंक को जिमी की गिरफ्तारी के बारे में पता चलता है, इसलिए वो जेनिफर को रिहा कराने की जिम्मेदारी देता है। जेनिफर भी उसी शाम जिमी को बाहर निकालती है, लेकिन तीनों डिटेक्टिव उसे देखकर नाराज हो जाते हैं कि जिमी जेल से रिहा हो चुका है। पर तभी जेनिफर जले पर नमक छिड़कती है और तीनों डिटेक्टिव को धमकाकर चली जाती है। इसके बाद फ्रैंक अपने आदमियों के साथ चाइना टाउन पहुंचता है, यानी वो जगह जहां चाइनीज पेडलर्स ने पैर जमा रखे हैं, और फ्रैंक के अड्डों पर कब्जा कर लिया है। और फ्रैंक अपनी गैंग के साथ मिलकर इन सभी को मार डालता है और वॉन्ग को पकड़ लेता है। और ये तीनों मिलकर वॉन्ग की संपत्ति लूट लेते हैं और बड़ी बेदर्दी से उसे मार देते हैं। और फिर फ्रैंक हॉस्पिटल के लिए फंडिंग के लिए बात करता है, जिस वजह से पब्लिक के लिए अस्पताल फिर से चालू हो जाता है और फ्रैंक और बाकी सभी लोग जश्न में डूब जाते हैं। लेकिन वही डेनिस ये देखकर बहुत गुस्से में था। तभी उसका साथी कहता है, सच कहूं तो फ्रैंक ये सब काम कर रहा है ताकि वो एक दिन ऐसे ही हीरो बन जाएगा और हम यही नौकरी बजाते रह जाएंगे और कानून के दायरे में रखकर हमसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन डेनिस कहता है कि हम गैंगस्टर बनकर हमला कर सकते हैं, तो इससे गैंगस्टर के बीच तनाव पैदा हो जाएगा। हालांकि डेनिस के साथी इस प्लान पर कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। इधर फ्रैंक और उसकी गैंग दारू पार्टी के मजे ले रहे थे, पर तभी उनसे मिलने के लिए डेलिसियो कार्टेल बॉस को लाता है, जो लॉस एंजलिस से है। यह आदमी जानता था कि फ्रैंक के पास 200 पाउंड का माल है और कार्टेल उसे खरीदना चाहता है, लेकिन कार्टेल कहता है कि मैं आधा पैसा अभी दूंगा और आधे पैसे में बाद में दूंगा। लेकिन कार्टेल उससे कुछ समय मांगता है और बाहर निकलता है। फ्रैंक एक आदमी को मार देता है और फिर गैंगस्टर की पूरी फौज फ्रैंक की गैंग पर हमला कर देती है। लेकिन फ्रैंक इससे पहले ही जिमी को लेकर निकल जाता है और गाड़ी में बैठकर जाने ही वाला ही था। तभी एक हमलावर उनकी गाड़ी से लटक जाता है। जिमी इसका मास्क उतार कर देखता है कि यह पुलिस वाला है, इसलिए वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिससे यह पुलिस वाला मारा जाता है। और गैंगस्टर की पूरी फौज फ्रैंक की गाड़ियों का पीछा कर रही थी। तभी कैमरा गैंगस्टर की गाड़ी की तरफ घूमता है और हम देखते थे कि ये तो डेनिस और टॉमी है, यानी ये तो गैंगस्टर नहीं बल्कि पुलिस वालों की फौज है। तभी डेनिस और टॉमी फ्रैंक की गाड़ी पर फायर करते हैं, लेकिन फ्रैंक इन्हें चकमा देकर गायब होने में कामयाब हो जाता है और ये लोग उसे ढूंढते ही रह जाते हैं। कुछ दूर जाकर ही फ्रैंक की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, या तभी डेनिस और टॉमी भी फ्रैंक की गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। पर फ्रैंक और जिमी फायरिंग करते हुए यहां से भाग जाते हैं। टॉमी जिमी के पीछे भागता है और डेनिस फ्रैंक के पीछे। तभी जिमी टॉमी पर फायर करता है, लेकिन टॉमी को बचाने के लिए डेनिस जिमी को मार डालता है। लेकिन डेनिस अपने दोस्त को नहीं बचा पाया और टॉमी और जिमी दोनों मर जाते हैं। डेनिस टॉमी की मौत से बहुत ज्यादा उदास होता है और अगले दिन उसके अंतिम संस्कार में जाता है, लेकिन वो अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और यहां से निकल जाता है इससे पहले कि वो ज्यादा दूर जाता है। उसे भी शूट करके मार दिया जाता है। इसके बाद हम फ्रैंक को देखते थे, जो अपने हेडक्वार्टर में जाता था जहां डेल्सियो को पकड़कर रखा था। बताता है कि पुलिस ने यह खबर देने के बदले पैसे दिए थे। फिर फ्रैंक सीधे अपने आदमियों से कहता है कि इसे अपने पैसे के साथ ही दफना दो। उसी रात रॉय डिटेक्टिव जो अपने घर पहुंचता है कि फ्रैंक वहां पहले से ही मौजूद है। फ्रैंक अपने सारे गुनाह कबूल करता है और बताता है कि उसी ने क्ले को मारा है, जो चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन जैसा बिजनेस करता था, और मैंने ही किंग टीटो और बाकी लोगों को मारा है। और फ्रैंक कहता है कि मैंने इन लोगों को यूं ही नहीं मारा, बल्कि ये लोग तो मरने के ही लायक थे, फिर चाहे कानून ही उनके साथ क्यों ना हो। और फ्रैंक रॉय को हथकड़ी से बांधकर जाने लगता है
और कहता है कि अभी और लोगों को मरना है जो मरने के ही लायक है, और फ्रैंक के जाते ही रॉय खुद को आजाद करता है और उसके पीछे मेट्रो में पहुंचता है। तभी फ्रैंक रॉय को भी मार डालता है, लेकिन इतनी फायरिंग और भाग दौड़ के बीच फ्रैंक भी बुरी तरह घायल हो जाता है। वो मेट्रो से बाहर जाता है और टैक्सी में बैठ जाता है। टैक्सी का ड्राइवर जब फ्रैंक के हाथ में बंदूक देखता है तो वो उसे अकेले टैक्सी में छोकर बाहर निकल जाता है और पुलिस पुलिस चिल्लाने लगता है, जिसके बाद पुलिस भी फ्रैंक को चारों तरफ से घेर लेती है। लेकिन फ्रैंक बहुत ज्यादा घायल था, इसलिए पुलिस उसे सरेंडर करने के लिए कहती है, तो वो भगवान को सरेंडर कर देता है और मर जाता है। और ये कहानी दोस्तों यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई तो कमेंट कर जरूर बताएं।